everyone. Welcome to my YouTube channel, Jasti Ki Pathshala. This is class 5 and today we will do question and answer of Unit 7 Part 2, that is Gulliver's Travel. So here is the question answer. Why did the captain send the man to the land? तो जो कैप्टन है उन्होंने सेलर्स को लैंड पे क्यों भेजा था? Was there any reason या घूमने के लिए भेज दिया गया था? No, the captain sent men to the land to fetch or bring water. पानी लाने को भेजा था. Why did the man rush back to the ship? और जो वहां पे मैन गए वो लोग भाग क्यों रहे थे शिप पे जाने के लिए? क्यों वो लोग वापस भागने लगे शिप पे जाने के लिए? The man rushed back to the ship because a big creature or giant was following to chase them. एक big giant follow करने लगे उनको पकड़ने के लिए. Fine. Next. Choose the correct answer. The giant carried a reaping hook because giant के पास एक reaping hook था. क्यों? He was fighting with the other giants. He was going to reap the corn, or he was frightened Gulliver. He wanted to frighten the Gulliver. No, he was going to reap the corn. वो लोग corn की कटाई करने को जा रहे थे. They put Gulliver on the ground to look at him because they had never seen a human before. वो लोग खुद एक ह्यूमन थे तो उन्होंने ह्यूमन देखा था. They thought he was a doll. क्या उसने ये सोचा कि वो एक डॉल है? नहीं. They had never seen such a tiny man. This is the answer. Gulliver was a farmer, a sailor, a dwarf, or a giant. Gulliver was a sailor. Name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. ऐसे किसी क्रिएचर का नाम लिखना है जो अभी तो विलुप्त हो चुका है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वो होता तो उनके सामने हम लोग गुलिवर के इतना छोटा लगते. जैसे कि हम लोग बहुत टाइनी मैन लगते और वो जो क्रिएचर है वो बहुत ज्यादा बड़ा लगता. जैसे कि वो जायंट फार्मर था. इट स्टार्ट्स विद द लेटर डी. सो डायनासोर. डायनासोर बहुत बड़ा हुआ करता था. From the text, write the sentence that tells you the following. The giant reapers were fascinated by Gulliver. तो हमें पूरी की पूरी स्टोरी पढ़नी है अच्छे से और हमें एक सेंटेंस दिया गया है और उस स्टोरी में से वो सेंटेंस बताना है जो इस सेंटेंस को डिफाइन करता है. जैसे द जायंट रीपर जो हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे गुलिवर से. गुलिवर उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था. ये कौन से वर्ड से पता चलता है, कौन से सेंटेंस से पता चलता है? That they sat on the ground to take a good look at me. वो सारे जमीन पे बैठ गए ताकि वो लोग मुझे अच्छे से देख पाएं. Gulliver was a learned man. Gulliver एक बहुत ज्यादा knowledgeable person था. ये कैसे पता चलता है? I went to explore. Gulliver ने कहा कि मैं explore करने जा रहा था. The farmer's son thought Gulliver was a toy. Farmer का जो बेटा था उन्होंने सोचा कि Gulliver एक टॉय है. ये कैसे पता चला हमें? He grabbed me from the table and put my head into his mouth. उसने मुझे टेबल पे से ऐसे सडनली पकड़ा और मेरे हेड को अपने मुंह में डालने लगा. The farmer's wife was kind-hearted woman. और जो फार्मर की वाइफ है वो एक kind-hearted woman थी. ये कैसे पता चलता है? That I would have broken my neck if mother had not held her apron under me. कि मेरी तो गर्दन टूट गई होती अगर वो बच्चे की माँ अपने एप्रॉन को मेरे नीचे रख के मुझे होल्ड नहीं किया होता. ओके, तो वो उनकी माँ कौन थी बच्चे की? फार्मर की वाइफ. रीड द सेंटेंस केयरफुली. The giant farmer's voice was as loud as bellowing trumpet. जो जायंट फार्मर की वॉइस थी वो इतनी ज्यादा लाउड थी जैसे कोई बिलोइंग ट्रम्पेट हो. मतलब बहुत ज्यादा नॉइज करने वाला जो ट्रम्पेट, ढोल नगाड़े, जैसे कि ढोल नगाड़े की आवाज हो, इतनी ज्यादा तेज आवाज थी. किनकी? फार्मर की. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एज लाउड एज. जब हम दो चीज को कंपेयर करते हैं और उनकी एक क्वालिटी कॉमन होती है
तो उसे हम सिमिली कहते हैं। ये हमारे ग्रामर पार्ट में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जस्ट टेक अ लिटिल डेफिनेशन कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ फार्मर की वॉइस को और ट्रम्पेट को कंपेयर किया गया है, और ट्रम्पेट की वॉइस और फार्मर की वॉइस दोनों कॉमन है, क्योंकि दोनों की जो है साउंड वो बहुत ज़्यादा लाउड है। अंडरस्टूड समथिंग? आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। The giant farmer's voice was as loud as thunder. जायंट फार्मर की वॉइस जो है वो उतनी ज्यादा तेज है जैसे कि कोई थंडर हो। as loud as thunder, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। When something is very cold, we say it as cold as ice. अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी हो तो उसे हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं? आइस से। तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि as cold as ice? So take an example. The apple was as cold as ice. ठीक है, यहाँ पे एप्पल को आइस से कंपेयर किया गया है कि एप्पल उतना ठंडा था जैसे कोई आइस हो। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्सेस। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ हमें कंप्लीट करना है। एज डैश एज अ फीदर, फीदर कैसा होता है? हल्का होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? लाइट एज अ फीदर। एज स्लो एज अ टॉर्टोइज, अब टॉर्टोइज की जो गति होती है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा स्लो। उसकी क्वालिटी क्या होती है कि टॉर्टोइज बहुत ज्यादा स्लो चलता है। तो हमने क्या लिखा? एज स्लो एज टॉर्टोइज। एज डैश एज हनी, हनी कैसा होता है? स्वीट। तो एज स्वीट एज हनी। एज वाइट एज स्नो, स्नो कैसा होता है? वाइट। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ऑक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऑक्स की जो क्वालिटी है वो स्ट्रांगनेस को बताती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एज स्ट्रांग एज ऑक्स। एज ब्लैक एज नाइट, नाइट कैसा होता है? अंधेरा होता है नाइट में। तो एज ब्लैक एज नाइट, यहाँ पे डार्क भी लिख सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पे दिया नहीं गया है, सो वी हैव रिटन ब्लैक। एज डार्क एज नाइट। एज रेड एज रोज, as warm as toast, as gentle as a breeze. Fine. Next. Use the above expression to complete the following sentences. The old man's hair is as white. अब आपको अपना लिखना है यहाँ पे, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। द ओल्ड, उस ओल्ड मैन की जो हेयर है वो इतना वाइट है जैसे कि कोई स्नो हो, या फिर हम लोग मिल्क कह सकते हैं, मिल्क भी तो वाइट होता है। His feet were as cold as ice. उसकी जो, उनके जो पैर हैं वो इतने ज्यादा ठंडे हैं, उनकी फीट इतनी ज्यादा ठंडी है जैसे कि कोई आइस हो। The news the newspaper boy was as slow as a tortoise. जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है वो इतना स्लो न्यूज़पेपर देता है जैसे कि कोई टॉर्टोइज हो। I felt as light as a feather after exercising. Create your own comparisons for the following. As tall as, इतना ज्यादा लंबा जैसे कोई टावर हो। As fast as a deer और चीता, आप चीता लिख सकते हो। As high as the sky. As angry as a lion. अच्छा, मैंने यहाँ sky के पहले द लगाया है क्योंकि sky एक है ना, that's why. As angry as a lion, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो अपना। As tiny as an ant. As brave as an army. There are many reasons why something happens. जब कोई इवेंट होता है, जब कोई चीज होती है, कोई घटना घटित होती है, तो उसके पीछे सम रीजंस होते हैं, isn't it? तो वैसे ही यहाँ पे बताया कि गुलिवर कुड नॉट क्लाइंब द फेंसेस बिकॉज, गुलिवर उस फेंस को चढ़ना चाह रहा था बट वो नहीं चढ़ पाया क्योंकि वो जो स्टेप थी उनकी वो 6 फीट हाई थी। दूसरा क्या रीजन है कि दूसरी तरफ से जो जायंट है वो उधर से आ रहे थे, और तीसरा उसे खुद को हाइड करना था। तो ये एक रीजन है जो गुलिवर उस फेंस को चढ़ नहीं पाया। ठीक है,
तो वैसे ही यहाँ पे 2 फिगर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि प्ले कैंसल्ड। अब कोई प्ले होने वाला था, वो कैंसल हो गया, क्यों कैंसल हो गया? उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? अज़्यूम योरसेल्फ कि द टाइमिंग ऑफ द प्ले गॉट चेंज। हो सकता है कि उस प्ले की टाइमिंग चेंज हो गई हो। प्ले माइट बी पोस्टपोन ड्यू टू इंटरनल रीज़न। अब जो प्ले है वो पोस्टपोन हो गई है कुछ दिन के लिए क्योंकि कुछ इंटरनल रीज़न हो गए हैं। मान लो कि स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुई है या फिर स्टेज तैयार नहीं हुआ है। दूसरा तीसरा, एक्टर वेयर नॉट अवेलेबल। एक्टर्स अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे। फाइन। अब यहाँ पे एक कपल है पार्क में, तो हमें इसके रीजंस बताने हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ये मार्केट जा रहे हो सब्जी लाने के लिए या फिर घूमने के लिए आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। द कपल कम्स फॉर वॉकिंग इन द पार्क। द कपल कम्स फॉर वॉकिंग इन द पार्क। कपल डेली आते हैं पार्क में वॉक करने को। दूसरा रीजन हो सकता है दे कम टू स्पेंड टाइम टुगेदर। वो कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं साथ में, इसलिए आते हैं पार्क में। तीसरा है दे कम फॉर अ फ्रेश ब्रीदिंग आफ्टर अ बिजी डे। वो लोग एक फ्रेश ब्रीदिंग के लिए आते हैं आफ्टर अ लॉन्ग बिजी डे। ठीक है। नेक्स्ट, look at the following examples. I was trying to climb over the fences when the giant saw me. मैं जिस टाइम पे उस फेंस को चढ़ने की कोशिश कर रहा था उसी टाइम जायंट ने मुझे देख लिया। तो ये जो है आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब द फेंसेस, ये सेंटेंस ये पहले से हो रहा था, ये सेंटेंस चल रहा है और उसी समय पे ये घटना घटित हो गया। द जायंट सॉ मी, उसी टाइम पे जायंट ने उसे देख लिया। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं और दोनों ही पास्ट में हैं, तो हमें दोनों को ऐड करना है व्हेन लगा के। ये एक चैप्टर है कंजंक्शन ग्रामर का, उसमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिलहाल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट। फार्मर की जो वाइफ थी वो कैट को सहला रही थी और ये काम चल ही रहा था कि उसी बीच में हर 1 ईयर ओल्ड सन एंटर्ड। उसका 1 ईयर ओल्ड सन उस टाइम पे एंटर किया। तो हम इसके बीच में व्हेन लगा के दोनों सेंटेंस को ऐड करेंगे। ठीक है। जब कोई बोथ एक्शंस वेयर इन द पास्ट, दोनों एक्शन पास्ट में है लेकिन एक सेंटेंस, एक एक्शन चल रहा था, एक काम हो रहा था, उसी बीच में दूसरा काम घटित हो गया। फाइन। When the first one was going on in the past, the second one happened. अब हमें यहाँ पे दिया गया है what was happening, क्या चल रहा था, क्या एक एक्शन हो रहा था और दूसरा उसके बीच हो गया है। तो हमें उसमें कनेक्ट करना है और उसे लिखना है। जैसे कि I was writing a letter when my pen ran out. मैं लेटर लिख रहा था कि मेरा पेन खत्म हो गया। पेन कब खत्म हुआ? जब मैं लेटर लिख रहा था। ठीक है। Paul was looking out of the window when he noticed a lovely butterfly. उसने नोटिस किया एक लवली बटरफ्लाई। और समटाइम्स क्या होता है, सेंटेंस के ऑर्डर चेंज होते हैं, तो हर समय पे हम लोग ये रटी रटाई चीज नहीं लिख सकते। व्हेन बीच में लगा दिया तो हो गया। कुछ समय पे इसके ऑर्डर चेंज होते हैं। फाइन, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रन आउट। फाइन। Second number, Paul was looking out of the window when he noticed a lovely butterfly. Third number question already दिया गया है, when I met Arun, he was looking for his dog. जब मैं अरुण से मिला, वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे when पहले आ गया। मैंने क्या बोला कि सेंटेंस के ऑर्डर समटाइम्स चेंज होते हैं। अगर when यहाँ पे लगा दिया जाए, I met Arun when he was looking for his dog, तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा। ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर हमें खुद लिखना है। व्हेन मैम सेड, फोर्थ में भी स्टार लगा है ना, तो वो भी कुछ इस तरीके से बनेगा। व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग, आई वाज कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर। हियर इज द क्वेश्चन, आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर। मैम सेड स्टॉप राइटिंग, तो हमने इसको कनेक्ट किया है। ठीक है। द मैन वाज पेंटिंग द वॉल व्हेन ही फेल ऑफ द ladder. जब मैन पेंट कर रहा था वॉल को, उसी टाइम वो सीढ़ी से गिर गया। Amit was doing his homework when the light went out. My mother was cooking dinner when the bell rang. मेरी माँ खाना बना रही थी और ये काम चल ही रहा था कि उसी टाइम पे घंटी बज गई। फाइन, चलिए नेक्स्ट।
नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। अब हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसा हमने इधर पे देखा ढेर वो सारे सेंटेंस, और आई अज्यूम कि आपको समझ में भी आ गया होगा, तो हमें वैसे ही फिल करना है। आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे व्हेन, मैं कल टैक्सी में बैठा हुआ था, तभी मैंने क्या देखा? आई सॉ अ मैजिशियन, मैंने एक मैजिशियन को देखा। ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड, वो कबर्ड को क्लीन कर रहा था, और उसी बीच उसने क्या देखा? व्हेन ही फाउंड हिज ओल्ड बुक, उसे उसका पुराना किताब मिल गया। अब यहाँ पे है डैश, अ डॉग रन आउट इनटू द रोड। I was walking when a dog ran out in onto the road. मैं जब वॉक कर रहा था तभी एक कुत्ता रोड के बीच में आ गया दौड़ के। We were talking when the teacher walked into the room. वो टीचर तभी क्लास में आए जब हम लोग बातें कर रहे थे, जब हम लोग बातें कर रहे थे और उस बीच में टीचर क्लास में आ गए। फाइन। नेक्स्ट, when we compare two things or people, we add er or more to the describing word. When we compare three or more things, people, we add est और most to the describing word. अब यहाँ बात है सेंटेंस की, कंपैरिजन की बातें हो रही है। जब कोई एक चीज हो तो वो कहलाती है पॉजिटिव डिग्री। जब दो चीजों को कंपेयर करें तो उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और जब तीन चीजों को या तीन से ज्यादा चीजों को कंपेयर करें तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं ये ग्रामर के चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगी, और मैं लिंक को ऐड कर दूंगी, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो वहां पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज है शिप। सबसे पहले अगर शिप की बात करें तो ये फास्ट चल रही है, शिप फास्ट जाती है पानी में। लेकिन अगर हम शिप और कार दोनों को कंपेयर करें, दोनों की स्पीड को कंपेयर करें, तो कार इज फास्टर देन द शिप। ठीक है। और जब हम शिप, कार और एरोप्लेन तीनों की स्पीड को कंपेयर करें तो प्लेन इज द फास्टेस्ट। प्लेन की स्पीड कैसी होती है? फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, गुड, गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, फिर हो गया बेटर, मीन्स गुड से थोड़ा अच्छा, बेटर, और बेस्ट मीन्स ये सबसे ज्यादा अच्छा है। फाइन। द सेल बोट इज फास्ट, सेल बोट फास्ट है, लेकिन द कार इज फास्टर देन द सेल बोट। और हम यहाँ पे जब फास्टर लगाते हैं तो इसके आगे देन लगाते हैं। आप, आई रिकमेंड यू कि एक बार आप मेरे वो वीडियोस देख लीजिएगा जो मैं अपलोड करूंगी पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर। द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। अब जब हम ये गेम की बातें कर रहे हैं तो दिस इज डिफिकल्ट, लेकिन हम अगर इस चीज को ले लें और इन दोनों को कंपेयर करें तो दिस इज मोर डिफिकल्ट। ठीक है। और अगर हम मैजिशियन आ गया यहाँ पे और इनका काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो कहेंगे दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल, इन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इनका काम। हिटिंग अ टारगेट इज डिफिकल्ट, किसी चीज, किसी टारगेट को हिट करना डिफिकल्ट है, लेकिन जगलिंग कैप्स इज मोर डिफिकल्ट देन हिटिंग टारगेट। मैंने क्या बोला? मोर, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाया जाता है। देन हिटिंग अ टारगेट। डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ देम ऑल। और मैजिशियन का जो मैजिक ट्रिक्स होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ दिया गया है एग्जाम्पल, हमें उसे सॉल्व करना है। इजी और स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, और हमें इसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लिखना है। स्कीपिंग इज इजी। ठीक है, स्कीपिंग इजी है। जंपिंग इज इजियर देन स्कीपिंग। जंपिंग स्कीपिंग से ज्यादा इजी है। वॉकिंग इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल, और वॉक करना इन तीनों से सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है। अब बात हो रही है डॉग की। द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, डॉग से स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर। हॉर्स जो है वो डॉग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, और जो एलिफेंट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अंडरस्टूड समथिंग? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे भी दो दिया गया है और हमें दिया गया दो वर्ड, जूसी और एक्साइटिंग। हम लोग सबसे पहले इसमें जूसी वर्ड यूज करेंगे, इसमें एक्साइटिंग, और कंपेयर करना है।
एप्पल जूसी है, ऑरेंज जूसियर है और शुगरकेन जूसीएस्ट, सबसे ज्यादा जूस है उसमें। रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग, ठीक है, स्काइंग इज मोर एक्साइटिंग देन द रॉक क्लाइंबिंग, और रिवर राफ्टिंग इज मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ ऑल ऑफ देम। फाइन। Apple is juicy, orange is juicier than apple. अब यहाँ पे देखना है करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसे हमें करेक्ट करना है और अगर करेक्ट हो तो उससे टिक करना है कि हाँ ये करेक्ट है। तो दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, देम ऑल लिखा है, इट मीन्स कि यहाँ पे 3 और 3 से ज्यादा चीजें होगी, तो यहाँ पे सिंपलर नहीं होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो ये सिंपलर नहीं होगा, यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री डालना है, जैसे सिंपलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपलर नहीं सिंपलेस्ट होगा। सेकेंड नंबर, विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल। अब टू पार्सल लिखा है तो इसमें दो चीजों में कंपेयर हो रहा है और यहाँ पे लाइटेस्ट दे दिया गया है, क्या ये सही है? EST तब लगता है जब ये सुपरलेटिव डिग्री हो, जहाँ 3 और 3 से ज्यादा चीजों को कंपेयर किया गया हो। यहाँ पे 2 पार्सल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटर। विच इज द लाइटर ऑफ द टू पार्सल, ठीक है, ये लाइटेस्ट नहीं होगा इसको। ही इज क्लेवरर देन आई एम, वो हमसे ज्यादा क्लेवर है, तो हाँ ये सही है क्योंकि इसमें एक लड़का ये है और एक मैं हूँ, इन दोनों में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ क्लेवरर इज फाइन। थर्ड, आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू। बेस्ट कब आता है? जब सुपरलेटिव डिग्री हो, 3 से ज्यादा हो या 3 हो, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आई लाइक दिस द डैश ऑफ द टू। टू की जहाँ पे बातें हो गई वहां पे बेटर आ जाएगा, मतलब कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा। आई लाइक दिस बेटर ऑफ द टू। फाइन, बेटर। द फ्लड बिकम बैडर एज द रेन इंक्रीज। बैडर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, बैड वर्स वर्स, तो यहाँ पे फ्लड उतना ही बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे रेन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाना है वर्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट। Punctuate the following sentence using capital letters, full stop, commas, question marks or apostrophes or exclamation mark, whatever necessary. अब है ऐसा कि यहाँ पे एक पैरा दे दिया गया है और इसमें वो कुछ गलत गलत लिखा है, जैसे कि कैपिटल लेटर होना चाहिए तो वो स्मॉल लिख दिया है, तो हमें उसे पंक्चुएट करना है, उसे करेक्ट करना है। अब यहाँ पे है डियर समीर। अब आपको क्या लगता है, डियर कैपिटल में होना चाहिए डी, और समीर नेम है तो इसके आगे एस जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इजंट इट। फिर है आई, आई हमेशा कैपिटल में होता है तो इसे होना चाहिए आई में कैपिटल लेटर। सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माय न्यूएस्ट पेट। अब यहाँ तक हो गया एक सेंटेंस कंप्लीट, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। फ्रिस्की इज अ बुलडॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी। अब यहाँ पे भी फुल स्टॉप क्योंकि फ्रिस्की के बारे में बता दिया। अब है बाय। अब यहाँ से न्यू वर्ड जब स्टार्ट हुआ है फुल स्टॉप के बाद, तो ये बाय जो है वो बड़ी में होना चाहिए। बाय नेक्स्ट समर, यहाँ पे कॉमा, तो देख लेते हैं यहाँ पे वर्ड्स। Here is the correct punctuation that dear Samir, I am sending you a photograph of my newest pet. I कैपिटल में होगा हमेशा। 1 second. Okay. I am sending you a photograph of my newest pet. अब फुल स्टॉप। फ्रिस्की, फ्रिस्की नेम है तो यहाँ एफ कैपिटल से स्टार्ट होगा। अब बुलडॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी, सेंटेंस कंप्लीट, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। फिर बाय नेक्स्ट समर। अब यहाँ फुल स्टॉप के बाद जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो बाय नेक्स्ट समर, समर में एस कैपिटल इसलिए क्योंकि ये सीजन का नाम है। बाय नेक्स्ट समर, एक थोड़ा सा पाउस लेना है तो हम कोमा लगाएंगे। He should be old enough to go with us on our long walks. Long walks के बीच में हाइफन होगा, उसके बाद फुल स्टॉप। I am sure। अब यहाँ पे
आई एम ऐसे दे दिया गया था, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। या तो आई एम ऐसे होगा या फिर आई एम। फाइन, मैंने यहाँ लिखा आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। आई नो यू लाइक हिम। वार्म रिगार्ड्स संजू। फाइन, ऑल डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसे भी पंक्चुएट करना है, मैंने इसे लिखा नहीं है बट यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वेंसडे माई सिस्टर। नेक्स्ट अगर ये स्टार्ट हुआ है तो एन होगा बड़ी लेटर में। नेक्स्ट वेंसडे, वेंसडे ये वीक डेज है तो ये डब्ल्यू बड़ी में होगी। माई सिस्टर कॉमा मीता कॉमा इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसे हम लोग लिखेंगे एस बड़ी में स्टेट, बी बड़ी में बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बड़ी में। ठीक है। डी के आगे यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा डी। डॉग wags its tail when it's pleased but a cat waves its tail when it's angry। ओके, ये यहाँ पे सब कुछ सही है, बस यहाँ पे डी का कैपिटल होना चाहिए डी। ओके नेक्स्ट, व्हेन यहाँ पे डब्ल्यू बड़ी में होगा, बड़ी कैपिटल लेटर। व्हेन आई वेंट फिशिंग कॉमा I caught an old shoe, a plastic bag and a bad cold। ठीक है। नेक्स्ट, शी ये कैपिटल लेटर में होगा शी। फेड द बेबी, वॉश द डिशेस, पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू द स्लीप। अब यहाँ पे कितने सारे काम है, उसने बेबी को खाना खिलाया कॉमा, वॉश द डिशेस डिश को भी वॉश किया कॉमा, पुट द लाइट्स ऑफ, ठीक है लाइट को ऑफ किया और सोने को चली गई। अब यहाँ पे बीच में एंड है तो यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे। फाइन, अब कंफ्यूज मत हो जाना, इसे देख के। wasn't यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल में होगा, कैपिटल लेटर। wasn't टिम, टिम इज अ नेम तो यहाँ टिम टी बड़ी में होगा, बड़ी लेटर में। टिम born on 26th of January, 1989, फुल स्टॉप। 6 नंबर, ओह नो, ओह का ओ एच बड़ी में, एच छोटी में, ओ बड़ी में, नो। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, द बस हैज गॉन। आप यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा, हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ जायंट ट्री, अ जायंट ट्री क्या हो, कोई भी एक बड़ी सी ट्री का नाम लिखना है जो आपको लगता है आपके नजर में कि ये बहुत बड़ा है। रेड वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, ये बहुत बड़ा होता है तो इसे हम लोग कहेंगे दैट अ जायंट ट्री का नाम है ये। अ जायंट बर्ड, अ जायंट बर्ड एक बड़ी सी बर्ड आपकी नजर में क्या हो सकती है, यहाँ है कॉमन ऑस्ट्रिच। अ जायंट लैंड एनिमल, लैंड एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट, और अ जायंट वाटर क्रिएचर ब्लू व्हेल। A giant reptile, crocodiles, a giant aeroplane, Antonov AN 225 Maria। अब कह रहा फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ईच ऑफ दिस जायंट एंड शेयर देम विद द क्लास। अब यहाँ पे जितने नाम हैं उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखो गूगल करके, उसके बाद उसे क्लास में डिस्कस कर सकते हो आप। ओके लास्ट वन, यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड योरसेल्फ इन द लैंड ऑफ डॉर्फ। आप एक दिन सोए थे और जगह तो आप अपने आप को कहाँ पाए, एक ड्वार्फ की दुनिया में जहाँ पे छोटे छोटे लोग हैं एकदम शॉर्ट हाइटेड और आप लग रहे हो एक जायंट मैन। तो उससे एक डिस्क्राइबिंग एक्सपीरियंस लिखना है अपने बारे में कि आपको कैसा फील हुआ वहां जाके जब आप बहुत छोटे छोटे लोगों को देख रहे थे और आप उनके सामने जायंट लग रहे थे। और सेंटेंस स्टार्ट करना है ऐसे, एवरीथिंग अराउंड मी लुक डिफरेंट। अब आपको लिखना है आगे, अराउंड मी देयर वेर मैनी पीपल हु वेर शॉर्ट हाइटेड। मेरे अराउंड जितने लोग थे वो शॉर्ट हाइटेड थे। एवरीथिंग देयर वाज सो टाइनी लाइक होम और एनिमल, सब कुछ वहाँ पे छोटा छोटा था जैसे कि घर और एनिमल्स। द हाइट ऑफ हाउस वाज ऑलमोस्ट 2 फीट, जो हाइट है घर की वो 2 फीट की थी, बस 2 फीट की ही हाइट थी, जबकि हम लोगों की हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट होती है, 5 और 6 फीट।
men's height were around 5 to 6 inches. और जो लोग हैं वहाँ के, जो men हैं, जो आदमी है, उनकी हाइट कितनी है? 5 से 6 इंच की। I never knew such kind of people really exist. मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, कि इतने छोटे छोटे लोग एग्जिस्ट करते हैं। I was very surprised. I must admire. They were good natured fellow. मुझे एडमायर करना पड़ेगा, मुझे उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो इतने गुड नेचर फेलो थे, वो बहुत ही हम्बल थे। दे वर सो काइंड टू मी, दे हेल्प मी टू गो बैक टू द होम। और उन्होंने मुझे हेल्प किया घर जाने में, वो लोग बहुत ज्यादा काइंड थे। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस है जब आप सो की जगह और अपने आप को एक ड्वार्फ के प्लानिट पे, ड्वार्फ के लैंड पे पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और कुछ ग्रामर पार्ट मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगी, यू कैन वॉच आउट, और आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। So this is all about today's video. If you found it useful, please subscribe for more Justice Pathsala. Thank you.